Oxford textbook of psychiatry, and if you have any difficulties, then we can cover that. And the third possibility is that I will try to give one presentation of each chapter, but that will be little bit tedious because मैं कल सिर्फ पहले 3 chapters की I was trying to make a presentation, but it was a little bit difficult. It was very time consuming, so I was not able to do it. That is the third option. I'll prefer the first option, to be very honest, but आप लोगों का मशवरा जाहिर है, obviously आप लोगों ने पढ़ना है, तो बेस्ट ऑप्शन यही होगी कि ये ऑक्सफोर्ड का 100 पेजेस हर सिटिंग में आप लोग देख लें, मैं उसमें से टर्मिनोलॉजीज करवाता चला जाऊंगा और विद इन फ्यू मंथ्स आई होप आपकी पूरी ऑक्सफोर्ड कवर हो जाएगी विद ऑल द टॉपिक्स रिलेटेड इन इट। और अच्छी बात यह है कि इस टेक्स्ट बुक में अगर आप टेबल ऑफ कंटेंट देखें तो पेशेंट्स पर्सपेक्टिव, पब्लिक एटीट्यूड्स एंड चैलेंजिंग स्टिग्मा, ग्लोबल मेंटल हेल्थ, हिस्ट्री ऑफ साइकियाट्री, न्यू एथिक्स फॉर 21st century in psychiatry, foundations of phenomenology and descriptive psychopathology, DSM-5, ICD-11, और ये सारे चैप्टर्स कवर हो गए। खास तौर पे इसमें जो नए टॉपिक्स कवर हो रहे हैं, जो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स, जो कि एक नया है, फंक्शनल जीनोमिक्स, न्यूरो इमेजिंग टेक्नोलॉजीज, कनेक्ट टोम, दिस इज अ न्यू चैप्टर, कनेक्ट टोम, और उसमें उसने बहुत सारी नई बातें की हैं जो डिफरेंट होंगी पुरानी बातों से। न्यूरो ट्रांसमिटर्स एंड सिग्नलिंग, साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी, cognitive neuroscience, aging and the human brain, development of brain stimulation, जैसे आजकल जो वेगस नर्व स्टिमुलेशन और वो ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन और इस तरह की नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज में, वो और adherence to psychiatric treatment, all of these topics are covered in this textbook. So in a way, if you'll be able to cover this book, which of course I'm sure every psychiatric resident should be covering, it will be again covering the psychiatry as whole, और उसके बाद इसको additional आप information से refine कर सकते हैं. So I prefer कि आप लोग इसको पढ़ें 100 pages every time, मैं आपको बता दूंगा जी यहाँ से यहाँ तक पढ़ लें, और उसमें फिर जो नई चीज़ें हैं वो हम डिस्कस कर लें, बात कर लें, और अगर मेरी इनपुट चाहिए तो मैं समझा भी दूं, ठीक है? सो दिस इज व्हाट माय आइडिया है। सो आप लोग, well, Bakhtavar said the first option, so you all agree with the first option. 4 लोगों के comments आ गए, thank you very much. So this means that we can go with the first option कि हम 100 पेजेस कवर करने शुरू करें और 15 सेशंस में हम ऑक्सफोर्ड पूरी खत्म कर लेंगे, और ये जितने टॉपिक्स मैंने नए बताए हैं ये सारे कवर हो जाएंगे। सो आपकी थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स, आपके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स, आपकी एग्जाम एस्पेक्ट्स सारे कवर होंगे। FCPS पार्ट 1, पार्ट 2, IMM एंड पार्ट 2, तीनों लेवल्स पे जो लोग आपको आना चाहिए। सो जो पार्ट 1 करके आते हैं उनको जो बेसिक नॉलेज चाहिए वो भी कवर होगा, जो IMM के लिए अपीयर हो रहे हैं उसके नॉलेज भी कवर हो जाएगा, और जो पार्ट 2 में अपीयर हो रहे हैं उसका भी नॉलेज कवर हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। एक मैंने कुछ अपने पास लिख के रखा है, अगर आप लोग भी ये किताब खोल लें तो आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। सो पेज 16 से हम स्टार्ट करेंगे, राइट? Let me take you to page 16 and then share my screen with you, और अगर आप लोग भी इसको खोल लेंगे तो ये आसानी हो जाएगी। come on, अच्छा मैं 100 पेजेस पे था, वो 100 पेजेस से पीछे जाने में 16वें सफ़े पे मुझे प्रॉब्लम हो रही। ओके, दिस इज द 16th पेज। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लूं। So let's share the screen. Okay, can you see this? Anybody? अच्छा, जब मैं स्क्रीन शेयर कर रहा था तो मैं चैट बॉक्स नहीं देख पाता, तो इसमें से किसी को एक को बोलना पड़ेगा अनम्यूट करके। राइट? सो कैन यू सी दिस?
sir, I can't see anything. Okay, let me share it again. Let's अब नजर आ रहा है कि अभी भी नहीं? Yes, sir, I can see a pyramid. Okay, you can see the pyramid. Good. Okay, so अब थोड़ा सा जिन लोगों को नजर नहीं आ रहा वो लोग अपनी स्क्रीन जो है वो मोबाइल पे या लैपटॉप पे चेंज कर लें, सो आप लोगों को फिर ये hopefully नजर आना शुरू हो जाएगा. Now this is the section in Oxford which mentioned, this is the section 1, so beginning of the textbook of psychiatry, the subject matter and approach to psychiatry. और इसमें ये जो एक पिरामिड बना हुआ है, इसमें इसके 3 डायमेंशंस हैं. एक कॉस्ट, लो कॉस्ट और हाई कॉस्ट. दूसरी तरफ फ्रीक्वेंसी ऑफ नीड, जहां पे हाई नीड है और लो नीड है. और तीसरी तरफ क्वांटिटी ऑफ सर्विसेज नीडेड. शुरू से साइकियाट्री में एक सवाल आता है आईएमएम लेवल पे भी और पार्ट 2 लेवल पे भी कि अगर आपने कहीं पे भी कोई सर्विस शुरू करनी हो तो आपको क्या चीज चाहिए. लो मिडिल इनकम कंट्रीज, LMIC कहते हैं, लो मिडिल इनकम कंट्रीज. लो मिडिल इनकम कंट्रीज में बहुत सारी रिसर्चेस हुई इस बेसिस पे कि कहाँ पे किस किस्म की सर्विस की जरूरत है, क्योंकि साइकियाट्रिस्ट थोड़े हैं तो हमें क्या करना चाहिए. ठीक है, सो उसमें ये पिरामिड आप अगर देख लें तो कहीं पे भी अगर सवाल आए कि जी कैसे आप पॉलिसी मेकर्स के साथ बात करेंगे कि जी कहाँ नीड है साइकियाट्री की और किस किस्म की साइकियाट्रिक सर्विसेज चाहिए होंगी, सो दिस इज द बेस्ट पिरामिड टू एक्सप्लेन इट. सो द कॉस्ट, लो कॉस्ट इज सेल्फ केयर, बट अनफॉर्चुनेटली it is, the need is very high. So इस वक्त in general public, if you talk about the general public in general, people want help, psychiatric help, who are suffering from anxiety, major depressive disorders and those kind of disorders which can be treated at home. The self-care requires the psychiatric help. There is a high need and low cost. But when this is not compensated and the disorders are relatively more complicated, then we need informal community care. Informal community care means that the psychiatrists who are sitting in the peripheries and the suburbs, they are able to look after them rather than just the general practitioners and medical specialists. So the care is little bit more. So the cost is little bit more, but the need is relatively more than self-care. सिर्फ anxiety, depression को manage करने से बात आगे चली गई. And then the third step is mental health services through primary health care system. ये जो BHU और district hospitals हैं, उनके through जो services हैं, इसमें cost relatively मजीद बढ़ गई. And frequency for the need unfortunately goes high as low as well. So there are less number of people who need those services. And then if we talk about the extreme end of the pyramid, which is the long stay facilities, जो mental hospital type की जगहें हैं, उनकी need is low. Like लाहौर में फाउंटेन हाउस है, मेंटल हॉस्पिटल तो खैर अब बंद हो गया है, लेकिन फाउंटेन हाउस है या हाफवे होम्स हैं या साइकियाट्रिक इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे लंबे अरसे के लिए पेशेंट एडमिट होते हैं, उनकी ज़रूरत रिलेटिवली कम है. लाइक हार्डली मे बी 0.5% of the people will need that. But if you talk about the population, so पाकिस्तान की population अगर मैं 20 करोड़ भी लगाऊं और उसका 0.5% को भी इस चीज की जरूरत है तो नंबर विल बी वेरी स्टैगरिंगली हाई. 1 करोड़ के पीछे अगर 500 लोग भी हों जिनको जरूरत है दाखिले की, तो 20 करोड़ के पीछे 10,000 लोगों को इन पेशेंट हॉस्पिटल्स की जरूरत है. क्या अक्रॉस पाकिस्तान इतने लॉन्ग स्टे हॉस्पिटल्स हैं जो 10,000 लोगों को एकोमोडेट कर लें? सो यू स्टार्ट फ्रॉम कराची में कितने इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जहां पे लॉन्ग स्टे सर्विसेज अवेलेबल हैं? मे बी हार्डली 1
शायद 40-50 कवर हो जाएंगे। हैदराबाद में जो है उसमें 200-300, जो हैदराबाद का सरकावत स्ट्रीट मेंटल इंस्टीट्यूशन है, 200-300 लोग एकोमोडेट हो जाएंगे। कम डाउन, देयर इज नथिंग फ्रॉम हैदराबाद टिल लाहौर, कोई लॉन्ग स्टे सर्विसेज अवेलेबल नहीं है। लाहौर में मेंटल हॉस्पिटल अनफॉर्चुनेटली बंद हो रहा है, लेकिन 200-300 पेशेंट वहां कवर हो जाएंगे। सो अगर मैं अक्रॉस फ्रॉम कराची टू खैबर लॉन्ग स्टे फैसिलिटीज की बात करूं, तो लॉन्ग स्टे फैसिलिटीज आर नॉट एबल टू कवर even the amount, although the need is less, the cost is very high, but even then it's not available. So when we are attempting a question in the exam, what we have to tell to the policymakers, what actually is the need-based requirement for the services provision, then of course we have to talk about this pyramid. And this pyramid, if you just keep it in your mind, on one side is the cost, on other side is the frequency of the need. सेल्फ केयर, खुद से अपना इलाज करवाना सबसे नीचे या करना, और उसके बाद कम्युनिटी केयर, देन हेल्थ, मेंटल हेल्थ केयर सर्विसेज शॉर्ट टर्म लाइक टीचिंग इंस्टीट्यूशंस, and then community mental health services, and then long stay facilities. So this is important. बात समझ आई? अब मैं चैट बॉक्स पे वापस आ गया हूं, अगर किसी ने सवाल पूछना हो तो मुझसे पूछते रहना साथ साथ। समझ आ जाए तो आगे चलते जाते हैं, और अगर नहीं समझ आए तो वहीं पे रुक जाएंगे। आई कैन एक्सप्लेन यू दैट। सो वन क्वेश्चन दैट कम्स इन द एग्जाम in IMM and part 2 and in Viva as well, OSCE, then there is a discussion about the availability of the services and the resources. If you are asked to talk about it, this pyramid will cover all those questions. और ये एक सवाल जरूर इम्तिहान में कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पे जरूर पूछा जाता है। सो इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसको कवर करा। नाउ इफ आई मूव अहेड, then there is one again particular portion on page 17 of Oxford, instrument development. What do we mean by instrument development? Instrument development, हम as a psychiatrist जब academic institutions में काम कर रहे होते हैं, then we have to perform certain kind of research, which is part and parcel of our everyday life. Like we want to go get promotion from senior registrar to AP, AP to associate, associate to professor. We need certain research papers. And when we talk about the research papers, we need some form of information for instrument development. So psychiatry में स्किज़ोफ्रेनिया का कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? PANS है, ठीक है। कैसे डेवलप हुआ, क्या क्वेश्चंस हैं, क्यों पूछे जाते हैं, क्या उसकी वैलिडिटी है, क्या उसकी रिलायबिलिटी है, क्या सेंसिटिविटी है, all those things are covered partially here, instrument development. So this actually section says that the mental health problems globally, it is important to consider validity, reliability, and utility of measurement tools. जैसे अभी हम ADHD कवर कर रहे थे, तो मुझसे डॉक्टर मानूर ने पूछा सवाल के why, again, most of the time ADHD diagnosis is made on the basis यहाँ पे clinical assessment. पाकिस्तान में वो कहते हैं जी आप ADHD का इंस्ट्रूमेंट, साइकोमेट्रिक इंस्ट्रूमेंट से स्केल से आप असेस करें और फिर आप डायग्नोसिस बनाएं। क्यों? हम स्किज़ोफ्रेनिया के लिए क्लिनिक पे बैठ के कोई स्केल यूज नहीं करते, हम डिप्रेशन का स्केल कोई यूज नहीं करते। इट्स अ क्लिनिकल डायग्नोसिस। सेम गोज फॉर ADHD. It's a clinical diagnosis based on our judgment. But if we need data, if we need detailed assessment of a patient, to store it in the form of some form of 2+2 scoring sheet, we need an instrument. So this instrument development is important in psychiatry. How an instrument is developed, what are the parameters for instrument development and other things, वो साइकोमेट्रिक असेसमेंट में मैंने कुछ कवर किया था। अगर आप लोगों में से कोई देखना चाहे तो वो आप वीडियो दोबारा देख लें। इससे अगला सेक्शन जो है, सॉरी, वो उसमें एक पेज 18 पे
Gaps in services, gaps in field and critiques. एक इसके ऊपर लांसेट का आर्टिकल है 2007 का, ठीक है, gaps in the field and the critiques. Now, what do you mean by gaps in services? Gaps in services means where we unfortunately are not able to provide the ideal services to the patient. Those are the gaps. अब पाकिस्तान में कौन कौन से गैप्स हैं वो आप सब लोगों को अंदाजा है अगर आप सोचना शुरू करें. आइडियली एक पेशेंट जब आता है तो हमें क्या करना चाहिए? हमें उसकी असेसमेंट करनी चाहिए, हमें उसका मेंटल स्टेट करना चाहिए, उसका डाटा स्टोर होना चाहिए, उस पेशेंट की कहाँ कहाँ इलाज हुआ पहले वो सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए, कौन कौन सी दवाइयाँ पहले दी गई वो इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए, ताकि हम रिलायबली उसका करंट डायग्नोसिस बना सकें और फ्यूचर ट्रीटमेंट प्लान बना सकें. अगर हमारी सर्विसेज जो हमारे यहाँ प्रॉब्लम्स हैं, एक कॉमन एग्जांपल दे रहा हूँ, मसलन हमारे यहाँ डाटा शेयरिंग नहीं हो सकती इसलिए कि मरीज के पास जो नुस्खों का पलंदा है हमारे पास वही सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन है. हम दूसरे हॉस्पिटल से या साइकियाट्रिस्ट से मरीज का नाम लिख के नहीं पूछ सकते. वेस्ट में ये होता है कि अगर पेशेंट मैं देख रहा हूँ तो मेरे पास पैदा होने से लेके उसके उस वक्त तक जब तक वो मेरे पास आता है हर चीज का रिकॉर्ड अवेलेबल होता है. तमाम हॉस्पिटल से हम इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, कितने दिन अस्पताल में रहा, क्या दवाई दी गई, किस डॉक्टर ने देखा, क्या डायग्नोसिस बनाया, सारी इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है. इट इज जस्ट ऑन द कंप्यूटर्स और द डेटाबेस सिस्टम. Unfortunately, in Pakistan, this is not possible. So, gaps in services means all those gaps that you can think of in the management of the patient. So, this Lancet article series on global mental health in 2007, the field attracted some critical attention from transcultural psychiatrists and social scientists who questioned the agenda of this emerging field. These criticisms have focused on number of key issues. ठीक है, फिर उसके बारे में सारी उन्होंने डिस्कशंस की हैं. गैप्स इन फील्ड एंड क्रिटिक्स, मसलन अगेन जैसे मैं उसमें ADHD की प्रेजेंटेशन में ही बात कर रहा था कि अगर हम ADHD का डायग्नोसिस बना भी लेंगे तो हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं. हमारे पास रिटेलिन अवेलेबल है, मिथाइलफेनिडेट अवेलेबल है, हमारे पास बाकी दवाइयाँ अवेलेबल हैं, और क्या वो दवाइयाँ सारी हो सकती हैं कि नहीं हो सकती. सो वो चीज़ें हमें सारों को उनको असेस करना है. दिस इज वेयर द गैप्स इन सर्विसेज कम्स इन. सो जस्ट गो थ्रू दैट. Now, new ethics, page 34 के ऊपर, I hope I'm not too fast or too slow. ये एक सेक्शन नया ऑक्सफोर्ड में आया है, न्यू एथिक्स फॉर 21st century psychiatry, right? और the complication is even this chapter was published before Corona. So कोरोना के बाद मजीद नई एथिक्स डेवलप हो रही हैं, एटलीस्ट इधर कनाडा में डेवलप हो रही हैं, और वो डेवलप हुई हैं ओवर द बेसिस ऑफ द फील्ड कि नाउ वी आर डूइंग वर्चुअल क्लिनिक्स. तो वर्चुअल क्लिनिक्स की अपनी एक एथिकल बाउंड्रीज है. किस सॉफ्टवेयर को आप यूज कर सकते हैं, उस सॉफ्टवेयर में क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, वो कितना ट्रांसक्रिप्ट उसमें जा सकते हैं, नुस्खा कैसे मरीज का जाएगा, क्या हम फोन पे नुस्खा भेज सकते हैं, ईमेल पे नुस्खा भेज सकते हैं, पेशेंट की इंफॉर्मेशन कैसे शेयर करनी. सो उसकी एथिकल गाइडलाइंस सारी नई बन रही हैं, और उन गाइडलाइंस को आप लोगों के लेवल पे अंडरस्टैंड करना जरूरी है. सो दिस चैप्टर is important because it highlights major issues that are needed in the global changing of the mental health intervention strategies. So we need new ethics for 21st century psychiatry. Will not be grounded in categorical diagnosis, office-based therapy, medicalization, and use of drugs. All of these phenomena are incorporated, except that I have added few more. So the new virtual reality and the virtual treatment methodologies are more. मेरे एक patient ने, she said that I am taking a psychotherapy. Psychotherapy from whom? From a psychologist who gives me psychotherapy online.
and she charges me very small amount of money, probably 500 rupees for a session. And then I asked, do you know her qualification? She said, well, she is a psychologist. I said, okay, fine. If I am available on the internet for psychotherapy and I charge 100 rupees per patient, and I see 10 patients in a day and give them 20-minute session for 100 rupees, am I a qualified psychologist? Who can guarantee that? Right? So who will acknowledge that they are really registered psychologists who can provide psychotherapy? और दे आर जस्ट द लेमैन पीपल. सो कोई भी इंटरनेट पे अपनी वेबसाइट बना के, जैसे हमारे पाकिस्तान जैसे मुल्कों में होता है, अनफॉर्चुनेटली लो मिडिल इनकम कंट्रीज, anybody comes in and he says that he's a psychiatrist. But everyone is not a psychiatrist, actually. When you just go deeper down, then you assess their qualification, their degrees. बहुत सारे आपको बीच में लोग ऐसे मिलते हैं जो unethical चल रहे हैं. So things are changing. New ethics for 21st century psychiatry. Who can give actual psychiatric services on the internet? Are they qualified? Who will regulate that thing, the qualification, and how will you charge the patient? How much you will be charging to a patient? So all new era of ethics is developing, and this chapter is very interesting if you go through that. A case of placebo for the treatment of depression. इसमें उन्होंने कुछ सिनेरियोस के हिसाब से, the role of welfare in the concept of disorder, personalized medicine, predictive psychiatry and enhanced clinician responsibility. So जो मैं समरी दे रहा हूं आपको, वो इसमें सारे में एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है. कोई कंक्रीट अभी भी हमारे पास गाइडलाइंस नहीं है ऑनलाइन सर्विसेज के लिए, लेकिन आई एम श्योर आने वाले वक्तों में आएगा. सोचेंगे तो आएगा, नहीं सोचेंगे तो नहीं आएगा. Prediction and distributive justice. Distributive justice permeates every facet of psychiatry. There is a global shortage of psychiatrists and indeed all mental health workers. For example, with only one psychiatrist per 100,000 people in low-income countries versus psychiatrists per 472 people in UK. Just imagine. Here in this city, मैं अक्सर ये लोगों को मिसाल देता हूँ कि मजाक में, ये पिछली दफ़ा भी मैंने कहीं रिकॉर्ड कराई थी बात, कि यहाँ पर इस शहर में 2-2.5 लाख की आबादी के पीछे 40 नाई हैं जिनसे अपॉइंटमेंट मिलना एक मुसीबत है. सो नाई से आप अपॉइंटमेंट लेते हैं और महीने 1.5 की आपको अपॉइंटमेंट मिलती है और फिर वो आपके बाल काटता है, ठीक है, और वो आपसे पैसे चार्ज करता है. इस शहर में 72 साइकियाट्रिस्ट हैं, राइट. सो यूके में 472 पीपल पे एक साइकियाट्रिस्ट है और पाकिस्तान में 100,000 के ऊपर एक साइकियाट्रिस्ट है. सो इमेजिन द नीड, द डिस्पैरिटी, the risk that is involved in the management. So ethics are evolving, and that is one of the reasons why probably now people malpractice, then they have problems associated with it, and things do get complicated. Okay, so just go through this chapter because these important debates are coming up. They will be asked in the exam situation and you should have a broad idea about it, what to talk. अब इम्तिहान जो FCPS पार्ट 2 का होता है ना, उसमें कोई किताब से स्ट्रेट अवे छापा छपाया सवाल जरूरी नहीं कि आ जाए. हो सकता है इस किस्म के कोई एथिकल डायलेमा वाली सिचुएशन का सवाल आ जाए, एंड देन यू हैव टू मेक अप अ क्वेश्चन एंड रिस्पॉन्ड टू इट, राइट. सो नेक्स्ट मैं एक ओके page 45. Now page 45, this is something again new for me as well, that retention and memory disorders. Throughout this my psychiatric career, जब हम बात करते थे रजिस्ट्रेशन की, तो हम 7 आइटम्स पेशेंट को देते हैं या कैंडिडेट एग्जाम्स में देता है और 3 मिनट और 5 मिनट में हम उसका रिकॉल करते हैं. यहाँ पे टाइम बढ़ गया रिटेंशन डिसऑर्डर्स का, उन्होंने 10 मिनट कर दिया. अब 10 मिनट किस बेसिस पे किया, मैं भी ढूंढने की कोशिश कर रहा था, मुझे रीजन नहीं मिली, लेकिन अब उन्होंने कहा जी रिटेंशन डिसऑर्डर्स रेफर टू रिकॉल पीरियड ऑफ अप टू अबाउट 10 मिनट्स एंड मेमोरी डिसऑर्डर्स रेफर टू रिकॉल पीरियड ऑफ लॉन्गर देन अबाउट 10 मिनट्स. अ डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन रीसेंट एंड रिमोट memory disorders.
So long-term memory disorders, the reduction or loss of the ability to retain impressions or experiences that took place longer than 60 minutes ago or even further in the past. Now, this is a new thing. So retention disorders 10 मिनट पे ले गए. दूसरा उन्होंने मेमोरी डिसऑर्डर्स की बात की, 10 मिनट से 60 मिनट की बात की. और तीसरा उन्होंने शॉर्ट टर्म मेमोरी डिसऑर्डर्स की बात की जो 1 घंटे से ज्यादा का है. अब अगर आपके एग्जामिनर्स ने ये किताब का रेफरेंस नहीं देखा, सो वो अभी भी शॉर्ट टर्म मेमोरी, बल्कि सारे साइकियाट्रिस्ट को शॉर्ट टर्म मेमोरी 3 मिनट और 5 मिनट में रिकॉल करवाएंगे और वो ठीक कंसिडर होगा. लेकिन आइडियली अब ये 3 मिनट और 5 मिनट नहीं होगा, बल्कि अब ये 10 मिनट और 1 घंटे में होना चाहिए आइडियल, कि मैं उसको जो रजिस्टर करवा रहा हूं उसका रिकॉल 10 मिनट के अंदर कितना है, 10 मिनट से 1 घंटे में कितना है और 1 घंटे से ज्यादा टाइम में कितना है. तो उसके हिसाब से मैं मेमोरी डिसऑर्डर्स को चेंज कर दूंगा. दिस इज अ न्यू थिंग एंड इट विल बी इन प्रैक्टिस सून. सो अगर आप लोग अपने आप को मॉडिफाई नहीं करेंगे तो पीछे रह जाएंगे. सो इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लीजिएगा, बिकॉज रिटेंशन एंड मेमोरी डिसऑर्डर्स आर गेटिंग चेंज्ड. जो हम मेंटल स्टेट में हम अटेंशन, कंसंट्रेशन, रजिस्ट्रेशन, रिकॉल, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी करते हैं, उसका टाइम ड्यूरेशन इन्होंने बदल दिया और उसके थोड़े से नाम भी बदल दिए. क्यों बदल दिए उसका रैशनल ऑब्वियसली इन्होंने यहाँ पे नहीं दिया, लेकिन कहीं ना कहीं आपको देखना पड़ेगा. एक सफ़ा और करूँगा. आई एम सॉरी, आई वोंट बी एबल टू कवर एवरीथिंग टुडे. ऑलरेडी हमें 45 मिनट्स हो जाएंगे. सो एक चीज और कवर करते हैं, फिर इसको छोड़ते हैं. 47. Okay. Disorders of ego. Now, this was very interesting to me as well. This is a new thing that came up. Disorders in which egocentricity of experience is altered. Derealization, depersonalization, or the boundary between self and the environment appears to be porous. One differentiates between the following: depersonalization, derealization, thought broadcasting, thought withdrawal, thought insertion, made feelings. ये चीज वो जो श्नाइडर के फर्स्ट रैंक सिम्टम्स हैं, थॉट डिसऑर्डर्स हैं, थॉट ब्रॉडकास्ट, थॉट विड्रॉल, थॉट इंसर्शन, मेड फीलिंग्स, वो डिसऑर्डर्स ऑफ ईगो के अंदर डाल दिए, चेंज कर दिया. इससे पहले ये नहीं होता था. ठीक है, इससे पहले थॉट डिसऑर्डर श्नाइडर का डिल्यूजन्स की कैटेगरी में फॉर्म ऑफ थॉट में आता था, और अगेन थॉट डिसऑर्डर्स की जुमरा अलग आता था. लेकिन अब उन्होंने एक नई हेडिंग दी, डिसऑर्डर्स ऑफ ईगो. और डिसऑर्डर्स ऑफ ईगो में ये 6 उन्होंने चीजें डाली. उनसे 4 डिल्यूजन्स हैं और 2 फिनोमेना डीपर्सनलाइजेशन, डीरियलाइजेशन के हैं. सो दिस इज अ डिफरेंस. एंड probably if this will be, again, because this is part of the textbook, so this will be in fashion soon, this will be in practice soon. Then another thing which is complicated, disorders of affect. हम जब affect पढ़ते थे पहले तो हमें 6, 7, 8 किस्म की मूड स्टेट्स के बारे में बात करते थे. लो है, इलेटेड है, ग्रैंडियोज है, ठीक है, लेबाइल है, ब्लंट है. अब यहां पे कुछ और चीजें ऐड कर दी गई. मसलन फीलिंग्स ऑफ लॉस ऑफ फीलिंग, फीलिंग्स ऑफ लॉस ऑफ फीलिंग, affective rigidity, reduction in the ability to modulate affect. Then inner restlessness. Patients complain that they are emotionally moved and are agitated or tense. Dysphoria, खैर पहले भी बोलते थे, irritability पहले भी बोलते थे, लेकिन ambivalence, euphoria, foolish affect. Foolish affect is silly, empty cheerfulness with a touch of simple mindfulness, foolishness, and immaturity. Then depressed mood, loss of vitality, reduced general feelings of energy and vitality, feelings of inadequacy, exaggerated self-esteem, and parathymia. Now, this parathymia is something new for me as well.
inappropriate mood, expression of emotion and experience do not match, parathymia. हम इसको पहले लिबिलिटी के जुमरे में ले लेते थे या इनकॉन्ग्रुएंट अफेक्ट बोलते थे, लेकिन अब ये नया लफ्ज पैराथाइमिया का आ गया है. So these are some of the things that I was able to, first 50 pages of Oxford, मैं 100 पूरे नहीं कर सका, I'm sorry आज की presentation में, लेकिन this first 50 pages of Oxford, things are changing. But if you keep on moving with us, we'll be able to understand what is happening, the new changes, and then move on from there. Any questions so far? Sir, मैं कुछ